जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल के माध्यम से हम एक बार फिर से चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और शहर की यात्रा पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के विषय में वीडियोस बनाए हैं, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है उत्तर प्रदेश के नाम से। आप चाहें तो एक बार उसको भी देख सकते हैं। और आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण शहर प्रयागराज की यात्रा पे। प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शहर में आने के बाद आप विभिन्न प्रकार के जो लोकल ट्रांसपोर्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इतिहास के विषय में बात की जाए तो प्रयागराज जो भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भारतीय इतिहास में ही नहीं, प्रयागराज जो सनातन धर्म है उसमें भी एक महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखता है। महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान प्रयागराज का सनातन धर्म में है। अब अगर इतिहास की बात हो ही रही है तो प्रयागराज के नाम को लेकर के अक्सर विवाद होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रयागराज का जो नाम है वो हमेशा से प्रयागराज ही था, परंतु 1583 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसका नाम प्रयागराज से इलाहाबाद कर दिया गया था। और फिर वो इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाने लगा था। परंतु 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम दोबारा से प्रयागराज कर दिया गया, और अब इसका नाम प्रयागराज ही है। और अगर इतिहास की ही बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें जो सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं उनमें से एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और उसकी स्थापना 1866 में की गई थी। मैंने इलाहाबाद इसलिए कहा क्योंकि उस समय इलाहाबाद था, इसीलिए मैंने इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपको बताया। इसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1887 में की गई थी, जो कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जो हिंदुस्तान में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से एक है। अब अगर आगे की ओर बढ़ें तो जैसे मैंने इतिहास के विषय में कहा, तो कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन प्रयागराज में हुए, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। राज से आने वाले कुछ माननीयों के विषय में, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी प्रयागराज से ही आते थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, वो भी प्रयागराज से ही आते थे। अगर खेल के विषय में बात करें तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, वो भी प्रयागराज से ही थे। और भारतीय क्रिकेट टीम के एक सबसे कह सकते हैं फुर्तीले और शानदार फील्डर्स में से एक मोहम्मद कैफ, वो भी प्रयागराज से ही आते हैं। और अगर अब बात करें साहित्य के विषय में तो कवित्री महादेवी वर्मा जी, वो भी प्रयागराज से ही आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत और हरवंश राय बच्चन जी, उनके विषय में तो आप सभी जानते हैं, वो भी प्रयागराज से ही आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कवि हैं या और भी जो क्षेत्र हैं उनके जो जाने माने शख्स हैं वो प्रयागराज से ही आते हैं। अब अगर बात करें प्रयागराज में होने वाले उद्योगों के विषय में तो विभिन्न प्रकार के उद्योग प्रयागराज के और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रहे हैं। अगर उसमें कुछ एक उद्योग कांच का उद्योग माना जाता है महत्वपूर्ण, जिससे जो शीशे होते हैं, मिरर्स वहाँ बनते हैं, और जो कांच तार पे लगाए जाते हैं, जो तार बनते हैं, वो भी प्रयागराज में ही बनते हैं। उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं वो प्रयागराज में संचालित हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री भी है प्रयागराज में धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और इसके अलावा अगर हम वहाँ की जो खेती बाड़ी है उसके विषय में बात करें तो विभिन्न प्रकार की खेती वहाँ पर की जाती है। धान की खेती की जाती है और अन्य प्रकार की खेती की जाती है। लेकिन खेती में महत्वपूर्ण स्थान है अमरूद का, जो कि प्रयागराज का बहुत फेमस माना जाता है, और देश विदेश में उसकी सप्लाई होती है प्रयागराज से। और वहाँ के अमरूद की खासियत होती है कि वह अंदर से मीठा और लाल होता है, और बहुत मतलब प्रदेश में तो उसकी बहुत डिमांड होती ही है। विदेशों तक में वहाँ से जो अमरूद है उसको भेजा जाता है। और अगर आपने प्रयागराज के बाद आप किन किन स्थानों पर जा सकते हैं तो हम आपको बता दें कि अगर आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। वो बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर है प्रयागराज में, संगम तट से लगा हुआ हनुमान जी का जो लेटे हुए हनुमान जी है वहाँ आप जा सकते हैं। संगम में जाके स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आनंद भवन है, वहाँ आप जा सकते हैं। और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जो पार्क बना हुआ है, जिसको पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, आप वहां जा सकते हैं। इसके अलावा जो इलाहाबाद का प्रयागराज का किला है, आप वहां भी जा सकते हैं। और ऐसे और से विभिन्न से स्थान हैं जहां पर आप जाके और प्रयागराज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अल्फ्रेड पार्क की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, भारत के जो वीर सपूत हमारे चंद्रशेखर आजाद जी,
उनकी जो अंतिम सांस थी उन्होंने उसी पार्क में ली थी, जब भारत के कुछ चंद गद्दारों के कारण उनको, जब वह वहां पर किसी प्रकार की जो अपनी प्लानिंग थी वो कर रहे थे, परंतु अंग्रेजी अधिकारियों को पता चल गया और उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। पर वह चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने हमेशा यही कहा था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। उन्होंने डट के अंग्रेज़ों का सामना किया और जब उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने अंग्रेज़ों की गोली से मरने से अच्छा उन्होंने खुद को गोली मार दी और वो वहाँ पे शहीद हो गए। तो अब उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से रख दिया गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से उस पार्क का नाम अब कर दिया गया है। इसके अलावा अगर प्रयागराज के विषय में और बात करें तो बहुत सारे स्थान और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देगी और आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके सीख सकते हैं। सनातन धर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जाके वहाँ पे सनातन धर्म के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं और वहाँ जाके जानकारी ले सकते हैं। और अभी आपने देखा ही इसी साल जो महाकुंभ का आयोजन जब प्रयागराज में किया गया था, वहाँ पे अर्धकुंभ और महाकुंभ दोनों का आयोजन किया जाता है और देश दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वह संगम में आए थे डुबकी लगाने के लिए और अपने धर्म के विषय में जानकारी पाने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ आए थे। तो प्रयागराज को तो वैसे भी धार्मिक नगरी ही कहा जाता है और धीरे धीरे प्रयागराज अब आधुनिकता की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र के विषय में बात करें तो मैंने आपको बताई प्रयागराज यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद है, जहाँ प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से भी छात्र आके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा भी वहाँ विभिन्न प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं, जहाँ पे जो छात्र हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रयागराज के विषय में, तो प्रयागराज कोचिंग का हब माना जाता है। यूपीएससी और यूपीपीएससी के जो छात्र हैं वह वहाँ पे भारी मात्रा में आपको मिल जाएंगे, जो वहाँ पर अपनी जो कोचिंग है उसे कर रहे होते हैं। और प्रदेश की जितनी बड़ी कोचिंग्स हैं यूपीएससी या यूपीपीएससी की, उन सब का सेंटर आपको कहीं ना कहीं प्रयागराज से जुड़ा जरूर मिलेगा, जहाँ से वो लाइव क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लाखों छात्र जो प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से आके वहाँ ठहरता है और अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें तो वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो मैंने मेन बातें होती हैं मैंने आपको बताई। और इसी के साथ मैं अपनी प्रयागराज की यात्रा को समाप्त करूंगा। अगर कुछ छूट गया हो तो प्रयागराज वालों से रिक्वेस्ट है, अपना ज़रूर शेयर करिएगा कि मुझसे क्या छूट गया। और भी अगर आपको मेरा किसी शहर के विषय में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा कंटेंट आपको किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।